नमस्कार, मेरा नाम कपिल। NEETPrep.com ओपन हाउस में आप सभी का स्वागत है। आप जैसे लाखों बच्चे आज एग्ज़ाम लिख के आए होंगे और घर पे होंगे। मैं चाहता हूं कि आप परेशान ना हो। आप ये सोचें कि आपने मेहनत की और आपको उसकी सफलता मिलेगी। डॉक्टर बनने का आपका सपना पूरा होगा, ये मेरी कामना है। हम आगे बढ़ेंगे और इस शो के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पेपर आपका कैसा रहा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कट ऑफ क्या होगी, और इस कट ऑफ के बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो उसके बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्या अच्छे रास्ते हैं। 1997 में जब मैंने IIT का एग्ज़ाम लिखा था तो मैं भी इस पड़ाव पे खड़ा था, और हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे बच्चों को, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिले और उससे उन्हें मदद मिले। ये जो बेचैनी, ये जो उत्सुकता आपके सामने है, वो थोड़ी ख़त्म हो। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि नीट है क्या। नीट एक एग्ज़ाम है जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अस्तित्व में आया। पहले साल में कुछ स्टेट्स को एग्जम्पशन मिला, इस वजह से 6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिखा। 2017 में जब सारे स्टेट्स नीट के अंदर आए तो 2017 में जब सारे स्टेट्स जब नीट के अंदर आए तो 12.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा। NEETPrep.com का भी अस्तित्व उसी दिन हुआ। ये जो एग्ज़ाम है 10 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है। इस एग्ज़ाम के अंदर 11वीं और 12वीं में जो NCERT की बुक है उसके चैप्टर्स आते हैं, और ये एग्ज़ाम CBSE कंडक्ट कराता है। अब इसमें एक चीज़ जो मसला है, ये कट ऑफ क्या है, क्यों लोग इसके बारे में इतना परेशान होते हैं, ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। आप ये समझिए कि इंडिया में 2 टाइप के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल 30,000 के आसपास सीट्स हैं। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरली फैकल्टी सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छी क्वांटिटी में होती है, क्वालिटी अच्छी है फैकल्टी की, और इसके अलावा फीस जो है वो लिमिटेड है। आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में आपका 5 साल का प्रोग्राम 1 लाख रुपए में भी हो सकता है, पर जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो फीस जो है 50 लाख से 1.25 करोड़ तक वेरी कर सकती है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए इन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावा ऑप्शन नहीं बचता, प्राइवेट कॉलेज सच में उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हमने ये करने की कोशिश की है पिछले 2 सालों के अंदर। NEETPrep.com में हमारा ये प्रयास रहा है कि इंडिया भर में कोई भी बच्चा नीट की यदि तैयारी करना चाहे तो तैयारी कर पाए। कहीं भी दूर दराज के इलाके में रहता हो, उसके पास वही क्वालिटी टीचर्स का एक्सेस हो जो बाकी बच्चे जो मेट्रोज़ में रहते हैं वो कर पाते हैं। हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेस्ट टीचर्स से वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं। वो वीडियोज़ आज इंडिया भर में बच्चे एक्सेस करते हैं। इसके अलावा हमारे YouTube और Facebook पे लाइव सेशंस होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि पढ़ाई के अलावा जो बच्चों को मोटिवेशन चाहिए, कंटिन्यूसली डायरेक्शन चाहिए, वो मिले। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा, और ये पैनल जो हमारा प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है, पेपर का एनालिसिस। थोड़ी बहुत आप में उत्सुकता है कि पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँचा, तो आपको इस बात की उत्सुकता को पहले साइड में कर लेते हैं, पहले पेपर का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो हमारे साथ हैं विवेक पांडे, IIT गुवाहाटी के पास आउट हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत सहज तरीका है, बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्हें इनके सहजता के लिए बड़े लाइक करते हैं। उसके बाद अंकुर अग्रवाल हैं, ये भी फिजिक्स से फैकल्टी हैं, DC के टॉपर थे। इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इनको प्रिसिशन से पढ़ाना पसंद है। ये इधर उधर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। नीट में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे बच्चों में, आपको इसी लेवल तक के कराऊंगा। इसके बाद हमारे साथ विपिन सर हैं। विपिन सर का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, 20 से 25 साल इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। ना जाने कितने बच्चों को इन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है। 11-11 बजे मुझे रात को फ़ोन आते हैं कि विपिन सर से बात करा दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चीज़ समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद हमारे साथ शशि भूषण सर हैं, MPhil हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इनका भी अब मैं आपको क्या बताऊँ, हर साल ये गेट का एग्ज़ाम लिखते हैं जिससे इनके स्किल्स जो हैं वो मंझे रहें, राइट। तो ये खुद सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, हर रोज़ सब्जेक्ट के साथ खेलते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं। जितेंद्र मिश्रा सर है, बॉटनी के ज़बरदस्त टीचर है। आपको जब ये सवाल करेंगे, जब आपको एनालिसिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितने आराम से बॉटनी सच में रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप समझ सकते हैं ये बॉटनी पढ़ाते हैं। और फिर हमारे साथ डॉक्टर NK शर्मा है, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट होते थे, और फिर इन्हें ये समझ में आया कि जब एक डॉक्टर के तहत ये 50 मरीज़ को दिन में देख पाते हैं, यदि ये बहुत सारे डॉक्टर बना दे बच्चों को पढ़ा के, तो हर वो डॉक्टर 50-50 मरीजों को देख पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विवेक,
आप स्टार्ट करिए, फिजिक्स का थोड़ा एनालिसिस करके बताइए कैसा रहा आज का पेपर। जी सर, थैंक यू सो मच। बट सबसे पहले मैं उन सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिन 3 घंटों के लिए आपने 1 साल से एक टीम की तरह काम किया और आज उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको रियली वेरी आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और जहाँ तक फिजिक्स की बात है, इस बार का जो पेपर आया था, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो डिफ़िकल्टी के उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मीडियम टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। मीडियम से मेरा कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चंस ज़्यादा थे बेसिकली जिनमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है और जो थोड़ा सा ट्रिकी है। सर्टेनली ये पेपर थोड़ा सा लेंदी था। फिजिक्स के पेपर में टाइम ऑन एन एवरेज ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं इस पेपर को ओवरऑल एनालिसिस के टर्म्स में बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार अगर कोई बच्चा 115 से 120 के अंदर अगर नंबर ला रहा है, देन इट इज़ डिसेंट इनफ। एंड आई होप कि आपने इस एग्ज़ाम को जैसे भी अपना बेस्ट वहाँ पे दिया है आपने, एंड ऑल द बेस्ट। अंकुर, एक क्वेश्चन ये आया है बच्चों का, तो इसे थोड़ा बताइए। हम एक सैम्पल क्वेश्चन लेना चाहते थे आज के पेपर से। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, inclined plane is moving with some acceleration a and a block is placed on the inclined plane. inclined plane पे एक ब्लॉक रखा है, inclined plane आगे मूव कर रहा है acceleration a से। हमें बोला गया है कि acceleration inclined plane का कितना होना चाहिए कि ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे या मूव ना करे विद रिस्पेक्ट टू inclined plane। तो आप सिंपल शब्दों में देखेंगे कि ग्रेविटी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। वेट का अगर हम कंपोनेंट लेते हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, तो वो आता है mg sin थीटा। और अगर हम ऑब्जर्वर को वेज पे मान लें या इंक्लाइन प्लेन पे मान लें, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो mg का कंपोनेंट mg sin थीटा डाउन द इंक्लाइन प्लेन और सूडो फोर्स ma का कंपोनेंट ma cos थीटा अपवर्ड्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ब्लॉक रेस्ट पे तब रहेगा जब mg sin थीटा विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड ma cos थीटा विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स दोनों बैलेंस कर दें एक दूसरे को, यानी mg sin थीटा इक्वल्स टू ma cos थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g tan थीटा। तो सर कौन सी चॉइस कौन सी हुई सर? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, एक्सेलेंट। केमिस्ट्री पे पढ़ते हैं। विपिन सर, थोड़ा एनालिसिस बताइए कैसा रहा आज का पेपर। धन्यवाद कपिल। अगर हम आज का पेपर देखें तो थोड़ा सा इजी था। इजी क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा था और डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा। और लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन करीब करीब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल 11th की परसेंटेज 40% थी और 60% 12th थी। इस बार 55% आपके 11th के क्वेश्चन पूछे गए और 45% केवल 12th आया। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि 11th का परसेंटेज बढ़ती जा रही है। बट पेपर इज ऑलमोस्ट सेम डिफ़िकल्ट एज कंपेरिजन टू द लास्ट ईयर। ठीक है, करीब करीब उसका डिफ़िकल्टी लेवल सेम था लास्ट ईयर से। शशि सर, एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, आप इसे सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। तो भाई ये जो सवाल है ना, इसके अंदर आपने 2 चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस देना है। एक तो डी ट्रांजिशन है, दूसरा पैरामैग्नेटिज्म है। अगर आप इनके ऑप्शंस देखोगे तो सभी कलर्ड है, इनमें से सभी कलर्ड है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि कलर कहाँ पे डी ट्रांजिशन की वजह से। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहले ऑप्शन के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर हम थर्ड के ऊपर देखें वहाँ भी चार्ज ट्रांसफ़र है, फोर्थ के ऊपर देखें वहाँ भी चार्ज ट्रांसफ़र है। तो ये जो 1, 3 और 4 ऑप्शन है, ये तो चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से कलर्ड है, तो ये रूल आउट हो जाते हैं। अब बच जाता है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे डी ट्रांजिशन काम कर रहा। लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर वो पूछ रहे पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है क्या। तो अगर तुम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1, 3 और 4 के D0 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर D0 है तो पैरामैग्नेटिज्म तो हो नहीं सकता। लेकिन सेकंड के अंदर में ये कॉन्फ़िगरेशन D1 है। सो दैट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेलेंट। आपने जितने आराम से समझाया, काश बच्चों को भी इतने आराम से पेपर में समझ में आ जाता तो अच्छा रहता है ना, वो रिलेटिवली थोड़ा कंफर्टेबल रहा। ठीक है।
बॉटनी पे चलते हैं। जितेंद्र सर, थोड़ा एनालिसिस बताइए, क्या रहा आज बॉटनी में? थोड़ा डिफरेंट था पिछले बार के मुकाबले कुछ? अगर मेरे से एज ए टीचर पूछा जाए तो पिछले बार के रिस्पेक्ट में इस बार जो बॉटनी का पेपर था कपिल सर, स्लाइटली डिफिकल्ट था। स्लाइटली डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट इसलिए था कि मतलब कुछ क्वेश्चन में पिछले बार जो था कि बच्चों को क्वेश्चन में सोचना नहीं पड़ रहा था। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको उनको सोचना पड़ रहा था, और ओवरऑल डिफ़िकल्टी का लेवल एज ए टीचर मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा था। तो पिछले बार के रिस्पेक्ट में बायो में मार्क्स बच्चों के थोड़े कम आने चाहिए। ओके, ठीक है। और बाकी जो वेटेज की अगर हम बात करें तो मोर और लेस उन्होंने सिमिलर पैटर्न फॉलो किया है। थोड़ा सा इस बार जो उन्होंने वेरिएशन लाया है, प्लांट एनाटॉमी से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता था, इस बार 4 क्वेश्चन है। ओके। बाकी ओवरऑल उन्होंने एक सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा है, जो वेटेज वो बना के चलते हैं। और एक बार अगेन ये प्रूव हो गया कि एनसीईआरटी बायो के लिए बेस्ट बुक है, उससे अच्छी कोई किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो सर एक आपसे भी एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं। तो बॉटनी का एक क्वेश्चन देखिए और बताइए कि क्या है इसका। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। जनरली जब बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग इसमें 2 चीज़ बताते हैं, एक कोडोमिनेंस और दूसरा हम लोग कहते हैं कि ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग जो ह्यूमन में है उसके लिए 3 डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो ये कहते हैं कि जब IA और IB साथ में होंगे तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। लेकिन अगर IA स्मॉल आई के साथ है तो IO डोमिनेट करेगा, IB स्मॉल आई के साथ है तो IB डोमिनेट करेगा। मतलब ये डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। 3 एलील तो हो गए हमारे IA, IB एंड I, तो ये मल्टीपल एलील हो गया। IA, IB जब साथ में है तो वो हमारा कोडोमिनेंस हो गया, और IA एंड IB इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तो इसका आंसर जो होगा सर, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील, जो ABC है, दैट इज चॉइस नंबर 4, वो इसका आंसर होगा सर। तो कौन सा चॉइस हुआ फिर सर? 4th चॉइस सर, ABC। चॉइस नंबर 4 इसका ठीक है जी। तो हमने अभी तक 3 सेक्शन क्विकली कवर किए। मैंने सुना कि फिजिक्स के अंदर हमारा करीब 120 मार्क्स, केमिस्ट्री में हमने सुना 140 मार्क्स, और बायोलॉजी का एक बार जूलॉजी का भी ब्रेक के बाद हम लोग सेक्शन लेंगे, और उसके बाद थोड़ा देखेंगे बायोलॉजी में कैसा आया, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा इस साल कितना कट ऑफ हो सकता है, पहले से ज़्यादा है, पहले से कम है। तो ब्रेक लेते हैं बच्चों, और इसके बाद वापस आएंगे और जूलॉजी से स्टार्ट करके फिर कट ऑफ की तरफ चलेंगे। आपका वापस स्वागत है। अभी तक हमने नीट के बारे में समझा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी का डिस्कशन हुआ। अब जूलॉजी पे चलते हैं। डॉक्टर रणकेश शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप बताएं जूलॉजी का इस बार डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा, अलग अलग जो यूनिट्स है कितने क्वेश्चन आए। तो ओवर टू यू डॉक्टर शर्मा। थैंक यू कपिल। देखिए, जूलॉजी इस बारी लाइफलाइन बनेगी बच्चों के लिए। इस बारी फिर उनको बहुत पसंद आया होगा जूलॉजी का पेपर, और जूलॉजी उनको काफ़ी आसान लगी होगी। इस बार डिफ़िकल्टी लेवल कमोबेश पिछले साल जैसा ही था, एंड CBSE हैज़ एडहेयर टू दी नॉर्म्स। मेजॉरिटी ऑफ दी जो पेपर है वो भी NCERT से आया है, तो जैसा आप देख सकते हैं करीब करीब पिछले साल जैसा ही पेपर था। एंड दिस इज़ द वन सेगमेंट जो कि बच्चे दे विल फाइंड इट ईजी, और उनको करने में मज़ा आया होगा इस पेपर को। अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं, डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से ब्रेकअप करूं, तो मैं ये देखूंगा कि पिछली बार इवोल्यूशन से क्वेश्चन कम थे, इस बार इवोल्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा है। प्रीडोमिनेंटली क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से आया है, और वही ट्रेंड करीब 10 साल से चलता आ रहा है, तो वही इस बार भी बरकरार है। सो नो मेजर सरप्राइजेस, बैरिंग 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड देयर जो कि ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो ज़्यादातर इट वॉज अ गुड पेपर, इट वॉज अ बैलेंस पेपर, और बच्चों ने एंजॉय किया होगा इस पेपर को करने के लिए। सर एक चीज़ बताइए, सीधी सीधी NCERT की लाइनें उठ के आई हैं या हाँ, नहीं? बिल्कुल 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 उठ के आई हैं, बहुत ज़्यादा उठ के आई हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं फिर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा CBSE को कि व्हाट दे प्रॉमिस दे हैव डिलीवर्ड हियर। अच्छा सर, एक सैंपल क्वेश्चन करते हैं जूलॉजी का। तो ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। तो अस्थमा में बेसिकली जो वर्ड आप ढूंढ रहे होंगे वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है। ब्रोंक्यूल्स का क्या होना चाहिए?
ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए। सो बेसिक जो पैथोलॉजिकल हॉलमार्क है वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होना चाहिए, जो शब्द इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन गिव अवे ये है कि एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलाई के बीच के सेप्टा टूट जाते हैं और उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए। सो एम्फाइसीमा वुड बी अ डिक्रीज सरफेस एरिया एंड वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 Kapil here, inflammation of bronchioles, decreased respiratory surface. I would have liked the word bronchoconstriction in the options. तो आप क्या सीबीएसई को कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन हाँ, को इसमें बेटर कंस्ट्रक्ट करना चाहिए bronchoconstriction, था? the pathological hallmark is bronchoconstriction. That should have been there. That would have been an easy for a student to understand. तो स्टूडेंट्स आपको कुछ समझ में आया होगा। ये हमारे फैकल्टी है जो neetprep.com पे है और जैसा आपने देखा बहुत आराम से इन्होंने समझाया। अब काफ़ी सारे बच्चे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा हमने क्विकली डिस्कशन किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। सर बायोलॉजी में क्या कहेंगे, मतलब व्हाट इज़ अ गुड स्कोर जो गवर्नमेंट कॉलेज में जिसका सिलेक्शन का चांस बन रहा है इस पेपर से, कितने नंबर होने चाहिए? आप क्या देख रहे हैं? 290, 300, पिछले बार 320 तक गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए बायोलॉजी का? देखिए सर, मेरे हिसाब से 280 290 मस्ट बी अ बेयर मिनिमम। इज 280 अ गुड स्कोर इन दिस Yes, पेपर? अगर कोई जना फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा करता है तो बायोलॉजी में 280, जैसा अभी जितेंद्र सर ने कहा कि क्योंकि बायोलॉजी इज डिसाइडेड बाय बॉटनी एंड जूलॉजी, सर जो कह रहे हैं, सो क्यूमुलेटिव जो हम देख रहे हैं वो 280 मार्क्स शुड बी अ गुड स्कोर। बच्चे स्कोर करेंगे इसमें 330 340 भी करेंगे, लेकिन 280 शुड बी अ गुड एनफ स्कोर। मिश्रा सर आप भी कहेंगे कि 280 इज अ रीजनेबल स्कोर? हाँ, इस पेपर में 280 बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बच्चे मतलब गलती करेंगे होंगे। ठीक है, हाँ। ऑल राइट। तो गाइज ऐसा करते हैं कि आई थिंक इस वाले मोमेंट का आप सब लोग इंतजार कर रहे थे। ये सवाल अभी आपके सामने है कि कट ऑफ कितना होगा। हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे होने का चांस है। हम कह रहे हैं कि 120 फिजिक्स में, 140 केमिस्ट्री में और 280 बायोलॉजी में, 540 आउट ऑफ 720। इस नंबर को देख के लगता है कि पिछले बार के मुकाबले कट ऑफ